27 वर्षीय सुधा वर्मा शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ी सड़क निर्माण परियोजना में एक्सकेवेटर जेसीबी ऑपरेटर के रूप में काम करती हैं। हर सुबह सूरज पूरी तरह से निकलने से पहले वह अपनी भारी मशीन के केबिन में बैठ जाती हैं, इंजन चालू करती हैं, लीवर की जांच करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। इस तरह के काम को बहुत कम महिलाएं चुनती हैं, लेकिन सुधा के लिए यह काम उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। उन्हें ऑफिस की मेज के पीछे बैठना या एसी कमरे में सजना संवरना कभी पसंद नहीं आया। उनके लिए मशीन की आवाज़ और तेल की गंध ज्यादा परिचित है। रोजमर्रा के कठोर श्रम के कारण उनका शरीर थोड़ा गठा हुआ और मजबूत है। फील्ड वर्क ने उन्हें वजन उठाने, ढलान वाली जमीन पर चढ़ने और घंटों तक कंपन करती लोहे की सीट पर बैठने का आदी बना दिया है। उनकी त्वचा सांवली है, धूप से थोड़ी टैन हो गई है और उनके सीधे काले बाल काम के दौरान बाधा न बने इसलिए हमेशा साधारण तरीके से बंधे रहते हैं। उनका चेहरा आकर्षक है, लेकिन इस तरह के कार्यस्थल में दिखावट का कोई महत्व नहीं होता। वह अपनी तेज, साफ, सुथरी और कम बोलने वाली कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं। वह रोजाना एक कसकर फिट होने वाली काली टी शर्ट और एक फीकी पड़ चुकी पुरानी जीन्स पहनती हैं, जो बार बार धोने से रंग खो चुकी है। उनके प्रोजेक्ट शूज हमेशा धूल भरे रहते हैं, बारिश के दिनों में कभी कभी कीचड़ से स्नेह होते हैं, लेकिन इन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मशीनरी चल रही है और काम का लक्ष्य पूरा हो रहा है, वह शिकायत करने वालों में से नहीं है। यहां तक कि जब उनकी मशीन खराब हो जाती है और उन्हें गंदे पुर्जों को साफ करने के लिए उतरना पड़ता है, तब भी सुधा बिना किसी की मदद मांगे खुद ही सब कुछ कर लेती हैं। उनके पुरुष सहकर्मी उनके बिना किसी लाग लपेट के काम करने के तरीके के आदी हो चुके हैं। उनमें से अधिकांश उनकी निरंतरता का सम्मान करते हैं। वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हैं, बल्कि दबाव का सामना करने में भी सक्षम है। प्रोजेक्ट के कुछ फोरमैन ने शुरुआत में उनके शामिल होने पर संदेह किया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद कोई भी उनकी क्षमता से इनकार नहीं कर सका। सुधा सिर्फ एक साधारण ऑपरेटर नहीं है। वह जानती हैं कि वह क्या कर रही हैं और उन्हें शब्दों के माध्यम से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। टकराव का दिन। दोपहर को सूरज बिना दया के तप रहा था। जब भी कोई भारी वाहन गुजरता, प्रोजेक्ट की धूल उड़ने लगती। सुधा ने अभी अभी खुदाई के एक हिस्से को पूरा करने के बाद एक्सकेवेटर का इंजन बंद किया था। वह नीचे उतरीं और मशीन के विशालकाय पहिए से पीठ टिकाकर बैठ गईं। अपनी काली टी शर्ट के कोने से माथे का पसीना पोंछा, जो पसीने से भीगने लगा था। उनकी सांसें अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई थीं, लेकिन उन्होंने आराम के इस पल का आनंद लेने के लिए कुछ देर चुपचाप रहना पसंद किया। उस सन्नाटे के बीच, जिसे केवल दूर से आती मशीनों की आवाज़ भर रही थी, भारी बूटों की आवाज़ उनके पास आती महसूस हुई। सुधा ने ऊपर देखा। एक बहुत बड़ा, लंबा आदमी उनके सामने खड़ा था। उसका शरीर गठीला था, सिर गंजा था, जो दोपहर की रोशनी में चमक रहा था। उसकी कोई मूंछ नहीं थी, केवल एक तीखी नज़र थी जो डराने वाली थी। उसने एक छोटी आस्तीन वाली पुलिस वर्दी पहन रखी थी, जो इतनी कसी हुई थी कि उसकी छाती की सिलवटें ऊपरी बटन को दबाती हुई दिख रही थीं। सुधा उस आदमी को उसके पद या फील्ड एक्शन से नहीं, बल्कि ट्रक ड्राइवरों और अन्य प्रोजेक्ट श्रमिकों की कहानियों से पहचानती थीं। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह का नाम अक्सर लिया जाता था, और कभी भी सुखद संदर्भ में नहीं। बिना किसी भूमिका के उस आदमी ने बातचीत शुरू की। उसकी आवाज़ सपाट थी, लेकिन हर शब्द में कोई झिझक नहीं थी। उसने एक चौंकाने वाली राशि का उल्लेख किया, 30,000। इस प्रोजेक्ट साइट पर मशीनरी के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा धन के रूप में। सुधा एक पल के लिए चुप रहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने गलत नहीं सुना, लेकिन एएसआई रविंद्र के चेहरे पर मजाक का कोई संकेत नहीं था। वह कमर पर हाथ रखकर खड़ा था, सुधा को ऐसे देख रहा था जैसे वह उसके बड़े खेल में सिर्फ एक छोटा प्यादा हो। सुधा के लिए यह मांग बेतुकी थी। वह केवल एक ऑपरेटर थीं। उनके पास न तो प्रोजेक्ट का फंड था, न ही 30,000 जैसी रकम किसी को ऐसे ही देने के लिए, लेकिन स्थिति इतनी सीधी नहीं थी। सुधा महसूस कर सकती थीं कि यह सिर्फ पैसे की मांग नहीं है। उस आदमी के शांत शब्दों के पीछे दबाव और धमकी छिपी थी। उन्होंने अभी जवाब नहीं दिया था, लेकिन जिस तरह से रविंद्र खड़ा था और देख रहा था, यह स्पष्ट था कि दोपहर शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होगी। सुधा धीरे से खड़ी हुई, अपनी जीन्स को ठीक किया, जो देर तक बैठने के कारण नीचे खिसक गई थी। उन्होंने बिना मुस्कुराए, बिना झुके उस आदमी को देखा। हालांकि उनका शरीर एएसआई रविंद्र से काफी छोटा था, सुधा ने जरा भी डर नहीं दिखाया।
वह जानती थीं कि वह कौन है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वह जानती थीं कि क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है। शांत, लेकिन आसपास के किसी भी व्यक्ति द्वारा सुनी जा सकने वाली स्पष्ट आवाज़ में उन्होंने कहा, मैं सिर्फ काम करती हूं सर। मेरे पास पैसे नहीं होते, और मेरे पास इतनी रकम नहीं है। रविंद्र ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे सुधा को ऊपर से नीचे तक आंक रहा हो। उसका रवैया ठंडा था। जवाब से हैरान नहीं, बल्कि उसकी नज़र से पता चलता था कि उसने इस इनकार की उम्मीद की थी। लेकिन वह यही नहीं चाहता था। वह आज्ञाकारिता देखना चाहता था, और जो वह अपनी आंखों के सामने देख रहा था वह एक ऐसी महिला थी जो आसानी से झुकने वाली नहीं थी। सुधा वहीं खड़ी रहीं। उनकी काली टी शर्ट अब दोपहर के पसीने से नम दिखने लगी थी, लेकिन वह हिली नहीं। वह जानती थीं कि चुप रहना या डर दिखाना उन्हें कमज़ोर दिखाएगा। उनके दिमाग में था कि अगर वह अब हार मान लेती हैं तो केवल 30-0 ही नहीं जाएंगे, शायद अगले हफ्ते 50-0 या 1-0-0 मांगे जाएंगे, और अगर वह नहीं तो उनके सहकर्मी अगला निशाना बन सकते हैं। एक सीमा निर्धारित की जानी थी, भले ही सामने का जोखिम छोटा ना हो। कुछ अन्य श्रमिक दूर से देख रहे थे, लेकिन कोई भी पास नहीं आया। हर कोई जानता था कि सुधा के सामने कौन खड़ा है, और वे यह भी जानते थे कि इस तरह मना करने का फैसला सामान्य नहीं था। लेकिन सुधा को परवाह नहीं थी। उनके दिमाग में वह जो कर रही थीं वह बहादुरी का सवाल नहीं था। यह सिर्फ उस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने से इनकार करने का मामला था जो उनका सरोकार नहीं था, और उन्होंने अकेले गिरने का जोखिम होने पर भी सीधे खड़े रहना चुना। हिंसा और प्रतिशोध की आग। जैसे ही सुधा के शब्द बाहर आए, रविंद्र के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसकी भौहें तन गईं, उसका जबड़ा कस गया, और वह सुधा की ओर तेजी से बढ़ा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। अचानक उसने अपनी बड़ी खुरदुरी तर्जनी से सुधा के चेहरे की ओर इशारा किया। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई और गालियां एक एक करके निकलने लगीं। उसका स्वर पहले की तरह सपाट नहीं रहा। अब यह उपेक्षा और प्रतिरोध महसूस करने के कारण गुस्से और क्रोध से भरा था। सिर्फ एक मजदूर और पुलिस को मना करने की हिम्मत, वह थूकते हुए चिल्लाया। वह और करीब आया। उसके और सुधा के शरीर के बीच सिर्फ एक हाथ की दूरी थी। उसके बड़े शरीर ने सुधा के सिर पर एक काली छाया बना दी। लेकिन महिला हिली नहीं। आसपास के कुछ मजदूर केवल दूर से झांक सकते थे, कुछ काम में व्यस्त होने का नाटक कर रहे थे। कुछ और आगे क्या होगा यह देखने के लिए अकड़ कर खड़े थे, लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। सुधा वहीं डटी रहीं। उनका बायां हाथ मुट्ठी में कड़ा हो गया था, लेकिन उनका चेहरा सपाट था। उन्होंने कड़वे शब्दों का जवाब नहीं दिया जो उन पर फेंके जा रहे थे। उनकी नज़रें तीखी थीं, शारीरिक रूप से विरोध नहीं कर रही थीं, लेकिन स्पष्ट रूप से हार नहीं मान रही थीं। वह जानती थीं कि अगर उन्होंने अब जवाब दिया तो स्थिति तुरंत उनके खिलाफ मोड़ दी जाएगी। उन्हें बस उम्मीद थी कि आसपास के लोग वास्तव में ध्यान दे रहे होंगे, ताकि कहानी बाद में तोड़ी मरोड़ी न जा सके। एएसआई रविंद्र और ज्यादा भड़क गया। उसे ठुकराए जाने की आदत नहीं थी, खासकर एक महिला द्वारा जिसे वह सिर्फ एक प्रोजेक्ट ऑपरेटर मानता था। लेकिन ठीक इसलिए क्योंकि सुधा ने पलटवार नहीं किया, वह प्रभुत्व की भावना जो उसे आमतौर पर आसानी से मिलती थी प्रकट नहीं हुई, और यही उसके क्रोध का स्रोत था। वह सिर्फ ठुकराए जाने से नहीं, बल्कि अपने अहंकार के कुचले जाने से नाराज था, और जब ऐसा हुआ तो उसे परवाह नहीं थी कि कौन शिकार बनेगा। बिना किसी संकेत या चेतावनी के रविंद्र ने अपना दाहिना हाथ सुधा के चेहरे पर घुमा दिया। एक तेज थप्पड़ की आवाज़ साफ सुनाई दी, जिसने आमतौर पर हावी रहने वाली प्रोजेक्ट मशीनों की आवाज़ को भी दबा दिया। उस वार से सुधा का सिर एक तरफ मुड़ गया और उनका शरीर संतुलन खो बैठा। वह नीचे जमीन पर गिर गईं, दोपहर की गर्मी से तपती धूल और कंकड़ से टकरा गईं। सुधा को अपना शरीर संभालने का समय नहीं मिला। वह एक तरफ पड़ी थीं, एक हाथ जमीन को पकड़ रहा था, दूसरा उनके चेहरे के उस हिस्से को ढंक रहा था जिस पर अभी अभी वार किया गया था। उनकी कसी हुई काली टी शर्ट अब धूल के दागों से भरी थी जो उनकी पीठ और बाहों पर चिपकी थी। उनकी पुरानी जीन्स भी गंदी हो गई थी और गिरने से उनके घुटने पर थोड़ा खरोंच लग गई थी। लेकिन सुधा ने आह नहीं भरी। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहीं, गहरी सांस लीं और फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश की। जो मजदूर दूर से देख रहे थे उन्होंने तुरंत अपना सिर झुका लिया। किसी ने भी पास आने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि फोरमैन सेनापति राव भी प्रोजेक्ट शेड की छाया के नीचे अकड़कर खड़े थे। वातावरण शांत हो गया, इसलिए नहीं कि कोई आवाज़ नहीं थी, बल्कि इसीलिए कि हर कोई खुद को रोके हुए था। कुछ तो पीछे हटना भी शुरू कर दिया। डर था
कि भ्रष्ट पुलिसकर्मी का गुस्सा हस्तक्षेप करने की कोशिश करने वाले किसी पर भी न फैल जाए। सुधा धीरे धीरे खड़ी हुईं। उनके हाथ अब भी कांप रहे थे। उनका गाल लाल हो गया था और सूजने लगा था, लेकिन उनकी आंखें और भी तेज हो गई थीं। उन्होंने सीधे एएसआई रविंद्र की ओर देखा। कोई आंसू नहीं थे, कोई शब्द नहीं था। वह नजर एक बात दिखाने के लिए काफी थी। वह कभी नहीं भूलेंगी, और शायद वह हमेशा के लिए चुप भी नहीं रहेंगी। सुधा को मारने के बाद रविंद्र तुरंत नहीं गया। वह मैदान के कोने की ओर धीरे धीरे चला, जहां एक पुरानी मोटरसाइकिल खड़ी थी। वह मोटरसाइकिल सुधा की थी, वह एकमात्र वाहन जो रोजाना उन्हें घर से प्रोजेक्ट साइट तक लाता था। वह बेशक पुरानी थी, उसकी बॉडी पर खरोंचें थीं, लेकिन यह वही वाहन था जिसे उन्होंने सालों तक खुद संभाला था। बिना किसी हिचकिचाहट के रविंद्र ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और एक लाइटर निकाला। उसके बाएं हाथ में पेट्रोल से भरी एक छोटी प्लास्टिक की बोतल थी। जिसने भी उसे देखा वह जानता था कि क्या होने वाला है, लेकिन कोई नहीं हिला। रविंद्र ने मोटरसाइकिल की सीट और इंजन पर पेट्रोल छिड़का और फिर लाइटर जला दिया। आग तेजी से भड़की, सीट के फोम को जला दिया और मोटरसाइकिल के बॉडी के हिस्से पिघलने लगे। काले धुएं का गुब्बार हवा में उठने लगा, साथ ही इंजन के अंदर से छोटी छोटी चटकने की आवाजें भी आने लगीं। वह मोटरसाइकिल सुधा की आंखों के सामने जलकर राख हो गई, मानो उस दिन के अंतिम अपमान का प्रतीक हो। सुधा वहीं खड़ी रहीं, चुपचाप। उनका हाथ उनके गाल को पकड़े हुए था, जो अभी भी दर्द कर रहा था। उनकी आंखें उस आग को देख रही थीं जो बड़ी होती जा रही थीं। उन्होंने न चिल्लाया, न बुझाने दौड़ीं, न मदद मांगी। वह बस अपनी मोटरसाइकिल को देखती रहीं, जो धीरे धीरे जली हुई लोहे में बदल गई। धुएं और आग की गर्मी के पीछे एक ऐसी भावना थी जिसे समझाना मुश्किल था। गुस्सा, बर्बादी और थकावट एक साथ मिल गए थे, फिर भी उन्होंने कोई विस्फोटक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इस बीच एएसआई रविंद्र फिर से सुधा से थोड़ी दूर अपनी पिछली जगह पर खड़ा हो गया। उसने महिला को सिर से पांव तक देखा, फिर धीरे से नाक से आवाज निकाली, मानो यह पुष्टि करना चाहता हो कि यह सब इनकार का परिणाम था। उसने जो नजर दी वह केवल संतुष्टि नहीं, बल्कि अपमान की थी। जैसे कह रहा हो कि किसी का भी गौरव उस पुरानी मोटरसाइकिल जितना आसानी से जलाया जा सकता है। और सुधा भले ही चुप थीं, उन्होंने अपने दिल में एक एक चीज नोट कर ली। एक नया संकल्प। सुधा अंधेरे और सुनसान प्रोजेक्ट रोड के किनारे पैदल चल रही थीं। सड़क की सभी लाइटें काम नहीं कर रही थीं, केवल कुछ ही बिंदु धीमी रोशनी दे रहे थे। उनकी जीन्स धूल से भरी थी और घुटने पर थोड़ी फटी थी। उनकी काली टी शर्ट अभी भी जली हुई मोटरसाइकिल के धुएं की गंध से भरी थी। उनका बायां गाल सूजा हुआ और थोड़ा नीला दिख रहा था। उस रात उनके साथ कोई नहीं था, केवल उनके अपने कदमों की आवाज थी और कुछ वाहन जो बिना परवाह किए गुजर रहे थे। उन्होंने किसी से लिफ्ट नहीं ली। वह बस अपने कमरे पर पहुंचना और खुद को बंद करना चाहती थीं। अपने किराए के कमरे की ओर जाने वाली छोटी गली में पहुंचकर दरवाजा आधा बंद था। बुआ जी, उनकी बगल की कमरे की पड़ोसी, ने दरवाजा खोला और सुधा की हालत देखकर तुरंत चौंक गईं। बिना ज्यादा पूछे बुआ जी उन्हें अंदर ले गईं। गर्म पानी और एक छोटा तौलिया लिया ताकि उनके गाल पर सेंक किया जा सके। सुधा दीवार के पास फर्श पर बैठी थीं, ज्यादा बात नहीं कर रही थीं। उन्होंने हर सवाल का संक्षिप्त जवाब दिया, लेकिन उनकी नजरें फर्श पर टिकी थीं। बुआ जी कुछ देर तक उनके पास बैठी रहीं, उन्हें खाने और दवा की पेशकश करती रहीं, लेकिन सुधा ने कुछ नहीं छुआ। उनके दिमाग में दोपहर की घटना बार बार दोहराई जा रही थी। उनके चेहरे पर पड़ा थप्पड़, उनकी मोटरसाइकिल को निगलती आग की आवाज और एएसआई रविंद्र की वह नज़र जिसने उनके गौरव को बिना किसी हिचकिचाहट के रौंद दिया था। इन सब ने उन्हें बेचैन कर दिया। उनके अंदर कुछ खौल रहा था, चोट से ज्यादा गर्म और शर्म से ज्यादा भारी। उस रात वह सोई नहीं, न चेहरे के दर्द से, न शरीर की गर्मी से, बल्कि इसलिए कि उनका दिमाग लगातार चल रहा था। उन्होंने सभी विकल्पों, सभी संभावनाओं और सभी जोखिमों के बारे में सोचा। अपनी शांत अभिव्यक्ति के पीछे एक निर्णय बढ़ने लगा। वह नहीं जानती थीं कि वह कितनी दूर जाएंगी, लेकिन एक बात निश्चित थी, कल आज जैसा नहीं होगा और वह अब वह व्यक्ति नहीं होंगी जो रौंदे जाने पर सिर्फ चुप रहती है। एक्सकेवेटर का मार्च। अगले दिन प्रोजेक्ट का माहौल सामान्य था। ट्रक सामग्री ला रहे थे, मजदूर अपने काम में व्यस्त थे और फोरमैन नोट्स लेकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर घूमते दिख रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कुछ होगा। कुछ लोगों ने सुधा की ओर देखा। जब वह सुबह जल्दी एक सपाट चेहरे और शांत कदमों के साथ आईं, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा,
बस सीधे अपने एक्सकेवेटर पर चढ़ गईं और हमेशा की तरह काम करना शुरू कर दिया। लेकिन दोपहर होने से ठीक पहले, जब हर कोई आराम की तैयारी कर रहा था, एक एक्सकेवेटर के इंजन की आवाज़ अलग सुनाई दी। उसकी दहाड़ तेज थी, लंबी थी और सामान्य से अलग थी। कुछ मजदूरों ने तुरंत सिर घुमाया। उन्होंने सुधा को देखा, जो कल वाली ही काली टी शर्ट पहने थी। हालांकि वह अब ज्यादा मैली और धूल भरी दिख रही थी। उनकी पुरानी जीन्स पर कीचड़ के दाग थे और उनका प्रोजेक्ट हेलमेट उनके सिर पर तिरछा लगा था। वह एक्सकेवेटर के केबिन में सीधी बैठी थीं। उनके दोनों हाथ नियंत्रण लीवर को पकड़े हुए थे। पहले के दिनों की तरह इंजन बंद करने और आराम के लिए उतरने के बजाय सुधा ने एक्सकेवेटर को धीरे धीरे प्रोजेक्ट क्षेत्र से बाहर निकालना शुरू कर दिया। कुछ मजदूरों ने हाथ उठाकर पूछने की कोशिश की कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। एक्सकेवेटर प्रोजेक्ट की सीमा को पार करते हुए और सामान्य सड़क की ओर स्थिर गति से चलने लगा। फोरमैन ने कम्युनिकेशन रेडियो पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सुधा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। केवल भारी मशीन की आवाज़ बची थी, जो दोपहर की गर्मी में दहाड़ रही थी। साथ में मजदूरों की हैरान और चिंतित नजरें थीं। किसी ने पीछा करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सभी जानते थे कि यह सिर्फ दिशा भटकने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। वह महिला अपने साथ कुछ भारी ले जा रही थी। न सामग्री, न प्रोजेक्ट का माल, बल्कि कुछ और भारी। एक ऐसा निर्णय जिसे अब पलटा नहीं जा सकता था। एक्सकेवेटर उस डामर वाली सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ा, जो प्रोजेक्ट को मुख्य राजमार्ग से जोड़ती थी। उसकी आवाज़ गड़गड़ा रही थी। उसकी जंजीरें जमीन और पत्थरों की सतह को रगड़ रही थीं। आसपास के निवासी अपनी दुकानों और घरों के आंगन से बाहर निकलने लगे, यह देखने के लिए कि वह भारी मशीन उस लेन में क्यों थी जहां उसे नहीं होना चाहिए। कुछ मोटरसाइकिल सवार सड़क के किनारे रुक गए, भ्रमित होकर देख रहे थे। उन्हें रोजाना एक्सकेवेटर को प्रोजेक्ट साइट से बाहर निकलते और सामान्य ट्रैफिक के बीच एक साधारण वाहन की तरह चलते हुए नहीं देखा जाता था। सुधा केबिन के अंदर चुपचाप और ध्यान केंद्रित कर बैठी थीं। उनके दोनों हाथ नियंत्रण लीवर को कसकर पकड़े हुए थे। उनकी आंखें सीधे सामने देख रही थीं। उनके दिमाग में अब कोई संदेह नहीं था। उन्होंने पूरी रात सब कुछ सोचा था। अब उस मशीन के साथ उनके केबिन के दिमाग तकर थी द्वारा तय किया गया हर मीटर सिर्फ एक यात्रा नहीं था, बल्कि एक उद्देश्य की ओर एक कदम था। उस चीज को पूरा करना जिसका वह कल विरोध नहीं कर सकी थीं। वह मशीन अब काम का उपकरण नहीं थी। उस दिन वह एक्सकेवेटर उनकी इच्छा शक्ति का विस्तार बन गया था। कुछ लोग अपने फोन से घटना को रिकॉर्ड करने लगे। कुछ अविश्वास में हंस रहे थे, कुछ मोटरसाइकिल से पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे और लोगों को पता चला कि वह एक्सकेवेटर कहाँ जा रहा था। शहर के छोटे से पुलिस स्टेशन की ओर। वह क्रीम रंग की इमारत, जो अब तक व्यवस्था का प्रतीक थी, अब आती मशीन की आवाज के सामने छोटी लग रही थी। सामने तैनात पुलिसकर्मी बाहर आया और संकेत दिया, लेकिन भारी मशीन नहीं रुकी। कोई भी उस भारी मशीन की गति को रोक नहीं सका। उसकी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले व्यक्ति के इरादे के कारण। और केबिन के अंदर सुधा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बात नहीं की, संदेह नहीं किया। वह बस आगे बढ़ती रहीं। उनके हाथों में न केवल एक्सकेवेटर का नियंत्रण था, बल्कि उनके गौरव का भी नियंत्रण था, जिसे कल नष्ट करने की कोशिश की गई थी। आज वह माफी मांगने नहीं आई थीं। वह यह दिखाने आई थीं कि जिस चीज को रौंदा जाता है वह उठ सकती है। एक्सकेवेटर तब तक आगे बढ़ा जब तक वह पुलिस स्टेशन के ठीक सामने नहीं रुक गया। कोई हॉर्न नहीं, कोई चेतावनी नहीं, केवल इंजन की धीमी दहाड़ थी, जैसे तैयारी कर रही हो। केबिन के अंदर सुधा ने धीरे से लीवर खींचा, विशाल स्टील बाल्टी को तैयार स्थिति में उठाया। 1 सेकंड के एक अंश बाद उन्होंने लीवर को पूरी ताकत से आगे धकेला। बाल्टी पूरी ताकत से स्टेशन की सामने की दीवार से टकराई। टक्कर की तेज आवाज एक छोटे विस्फोट की तरह सुनाई दी। ईंट की दीवार मजबूत नहीं थी, वह टूट गई और गिर गई। सामने की खिड़की के शीशे के टुकड़े कमरे के अंदर उड़ गए। दीवार के टुकड़े मेज और कुर्सियों पर गिरे। टक्कर से हवा के झोंके से अलमारियों में रखी कुछ फाइलें उड़ गईं। दरवाजे के पास बैठा एक पुलिसकर्मी सदमे से अपनी कुर्सी से गिर गया। जो माहौल पहले शांत था, वह कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से बदल गया। वह स्टेशन, जो आमतौर पर अधिकार के स्थान के रूप में शांत खड़ा रहता था, अब ऐसा लग रहा था जैसे उस पर अभी अभी हमला हुआ हो। सुधा एक बिंदु पर नहीं रुकीं। उन्होंने अपने एक्सकेवेटर को दाईं ओर घुमाया, दूसरी दीवार के किनारे से टकराई जो सामने के कमरे से जुड़ी थी। इमारत का एक एक हिस्सा ढह गया। छत भी गिर गई, जिससे अंदर के पुलिसकर्मी जूते के बिना, पूरी वर्दी के बिना बाहर भागने लगे। कुछ घबराकर मदद के लिए चिल्ला रहे थे, कुछ केवल खड़े थे,
समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बाहर से इकट्ठा हुए नागरिक केवल अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहे थे, कुछ सदमे से अपना मुंह ढंक रहे थे, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा। धूल और मलबे के बीच केवल एक आकृति शांत रही, सुधा। केबिन के शीशे के पीछे से जो टुकड़ों से धुंधला होने लगा था, वह जानती थीं कि वह क्या नष्ट कर रही हैं, और उन्हें एहसास था कि आज गिरने वाला हर पत्थर उनके गौरव का बदला है, जिसे कल गिराने की कोशिश की गई थी। अराजकता और रविंद्र का पतन। जैसे ही सामने की दीवार ढह गई और शीशे टूटने की आवाज़ गूंज उठी, स्टेशन के अंदर पहली प्रतिक्रिया घबराहट थी। कुछ युवा पुलिसकर्मी तुरंत अपनी कुर्सियों से कूद पड़े, बाकी भ्रमित थे कि किस दिशा में भागें। कांस्टेबल रोहित, जो पहले बीच के कमरे में बैठकर कॉफी पी रहा था, उसने जिस फाइल को पढ़ रहा था उसे गिरा दिया और अपने बाएं हाथ में मग पकड़े हुए बाहर भागा। उसके चेहरे के भाव भ्रम, डर और अविश्वास का मिश्रण थे। गलियारे की दिशा से जल्दबाजी में कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कुछ कर्मी, जिन्हें अभी अभी पता चला था कि क्या हो रहा है, निकासी के लिए चिल्लाने लगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि कौन नेतृत्व कर रहा था। किसी ने मेज़ की दराज खोलकर कुछ निकालने की कोशिश की, लेकिन दूसरी दीवार के गिरने की आवाज़ से तुरंत इरादा बदल दिया। छत के टुकड़े प्रतीक्षा कक्ष के हिस्से पर गिर गए, और यह उन सभी के लिए काफ़ी था जो बचे थे कि वे अपनी उपस्थिति की परवाह किए बिना बाहर भाग जाएं। सामने के आंगन में कई पुलिसकर्मी नंगे पैर भागते हुए दिखाई दिए। कुछ केवल बनियान पहने हुए थे, क्योंकि उन्हें पूरी वर्दी पहनने का समय नहीं मिला था। स्थिति पूरी तरह से अराजक थी। कोई आदेश नहीं था, कोई रणनीति नहीं थी, बस खुद को बचाने की वृत्ति थी। उनमें से कुछ अपनी खड़ी सरकारी गाड़ियों के पीछे छिप गए, दूर से स्थिति देखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उस भारी मशीन की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे थे जो बेकाबू लग रही थी। उस अराजकता के बीच सुधा द्वारा संचालित एक्सकेवेटर एक अछूत, विशालकाय प्राणी जैसा लग रहा था। यह उसके आकार के कारण नहीं, बल्कि नियंत्रण के पीछे वाले व्यक्ति के साहस के कारण था। उन्होंने बात नहीं की, किसी की ओर इशारा नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हर कोई जानता था कि यह सब किसके लिए किया जा रहा था। और ठीक इसलिए कि कोई आवाज नहीं थी, कोई मौखिक धमकी नहीं थी। जो डर पैदा हुआ वह और भी वास्तविक था, मानो चुप्पी ही क्रोध का सबसे गहरा रूप हो। पुलिसकर्मियों के भागने की अफरा-तफरी के बीच एक व्यक्ति शुरुआत से ही अराजकता में दिखाई नहीं दिया, एएसआई रविंद्र सिंह। वह न तो सामने के आंगन में घबराए हुए लोगों के बीच दिखाई दिया, न ही अंदर से आदेश देता हुआ सुनाई दिया। पता चला कि जैसे ही पहली टक्कर ने स्टेशन की दीवार को गिरा दिया था, वह इमारत के पीछे की ओर खिसक गया था, बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा था। उसका गठीला शरीर, जो आमतौर पर इतना शानदार होता था, अब रेत की बोरियों और तेल के ड्रमों के ढेर के पीछे छिपा था। उसकी सांसें तेज थीं। वह अब कल जैसा शांत और प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। एक्सकेवेटर के केबिन के अंदर से सुधा ने पीछे की तरफ किसी की परछाई देखी। उन्होंने तुरंत बाल्टी को नीचे किया, इंजन बंद किया और बिना किसी झिझके नीचे कूद गईं। उनके कदम तेज और दृढ़ थे। उन्होंने इमारत के उस तरफ का पीछा किया जो अब अस्त व्यस्त होने लगी थी। जैसे ही वह पिछले आंगन में पहुंची, उन्होंने रविंद्र को पीछे की दीवार की ओर भागने की तैयारी करते देखा। बिना ज्यादा सोचे सुधा ने गति बढ़ाई और सीधे उस पर बगल से हमला कर दिया। शरीर की टक्कर जोरदार थी। एएसआई रविंद्र धूल भरी जमीन पर गिर गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह सीधा खड़ा हो पाता, सुधा ने अपने दोनों हाथों से उसके कंधे को नीचे धकेल दिया। नियमित सांसों और दृढ़ता से भरे चेहरे के साथ उन्होंने उस आदमी को देखा जिसने कल उन्हें थप्पड़ मारा था और जलाया था। अब हम बराबर हैं, उन्होंने धीरे से कहा, न चिल्लाते हुए, न ज्यादा भावनाएं दिखाते हुए। वाक्य सपाट लेकिन भारी था, और इससे पहले कि वह आदमी जवाब दे पाता, सुधा ने अपना पैर उठाया और सीधे उसके पेट में लात मारी। वह किक इतनी मजबूत थी कि उस बड़े शरीर को लुढ़कना पड़ा और वह हिल नहीं पाया। रविंद्र जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं, उसकी सांसें छोटी और कटी हुई थीं। कोई जयकार नहीं थी, कोई सीधा गवाह नहीं था, केवल हवा से हिलती पत्तियों की आवाज और दूर से अभी भी धुआं निकलती इमारत थी। लेकिन सुधा के लिए यह काफी था। उन्हें बहुत से लोगों द्वारा देखे जाने की जरूरत नहीं थी। महत्वपूर्ण यह था कि जिस आदमी ने कल उनका अपमान किया और उन्हें चोट पहुंचाई, वह अब जान गया था कि झुकना कैसा लगता है। आत्मसमर्पण और न्याय। सुधा अब पुलिस स्टेशन के पीछे के आंगन में खड़ी थीं, जो अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त था।
उनके हाथ गंदे थे, उनकी काली टी शर्ट कंधे पर फटी थी और उनके चेहरे पर कल की चोट का निशान अब भी था। उनके चारों ओर दीवार के मलबे, शीशे के टुकड़े और फाइलें बेतरतीब ढंग से बिखरी पड़ी थीं। एक्सकेवेटर जिसे उन्होंने अभी चलाया था अब शांत था। उसका इंजन बंद हो चुका था, लेकिन उसके निशान जमीन पर साफ थे। कुछ पुलिसकर्मी अब करीब आने की हिम्मत कर रहे थे। उनमें से कुछ अभी भी कांप रहे थे, बाकी बिना कुछ कहने की हिम्मत किए सुधा को देख रहे थे। स्टेशन के सामने से पुलिस के 2 सदस्य हथकड़ियों के साथ करीब आए। कोई विरोध नहीं हुआ। सुधा ने धीरे से अपने हाथ उठाए, खुद को बिना किसी नाटक के आत्मसमर्पित कर दिया। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, बहाने नहीं बनाए। वह जानती थीं कि उन्होंने क्या किया है और वह परिणाम भुगतने के लिए तैयार थीं। लेकिन जिस तरह से वह सिर उठाकर सीधी खड़ी थीं, उससे स्पष्ट था कि यह हारे हुए व्यक्ति का आत्मसमर्पण नहीं था। जब उनके हाथों में हथकड़ी लगाई गई तो सुधा ने एक पल के लिए चारों ओर देखा। उन्होंने प्रोजेक्ट श्रमिकों को देखा जो अब पुलिस लाइन के पीछे खड़े थे, नागरिकों को जो दूर से अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहे थे, और वह इमारत जो कभी कई लोगों के लिए डर का प्रतीक थी। इन सब से उन्हें अब कोई डर नहीं लगा, क्योंकि उस दिन वह अब चुप रहने वाली शिकार नहीं थीं। उन्होंने अपने तरीके से लड़ने का चुनाव किया था, हीरो बनने के लिए नहीं, बल्कि यह जोर देने के लिए कि किसी व्यक्ति का गौरव खरीदा नहीं जा सकता या मजबूर नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी वाहन की ओर जाते समय सुधा चुप रहीं, लेकिन उस चुप्पी में एक राहत की भावना थी जिसे समझाना मुश्किल था। वह परिणामों को जानती थीं। शायद उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, शायद उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन ठीक है, क्योंकि उस दिन उन्होंने कुछ वापस ले लिया था जिसे कल छीनने की कोशिश की गई थी। एक इंसान के रूप में, उनकी गरिमा, और उनके लिए यह काफी से ज्यादा था।